हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं बच्चों केमिकल एनर्जेटिक्स। केमिकल एनर्जेटिक्स के नाम से भी कुछ लोग इस चैप्टर को पुकारा करते हैं, कुछ लोग इसी चैप्टर को केमिकल थर्मोडायनामिक्स के नाम से बोला करते हैं, और कुछ लोग इसी को थर्मोकेमिस्ट्री के नाम से भी पुकारा करते हैं, है ना। ये अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से नाम दिए हुए हैं। तो हम लोग अगर बोला जाए तो थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं, केमिकल थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं, या फिर थर्मोकेमिस्ट्री बोलते हैं, या फिर केमिकल एनर्जेटिक्स बोलते हैं। तो हम लोग उस बारे में बात करेंगे। और बेसिकली बच्चों अगर ये कहा जाए तो ये चैप्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को मिलाकर बना हुआ है। इसमें कुछ पोर्शन फिजिक्स का है, कुछ पोर्शन केमिस्ट्री का है। और जैसा कि अगर मैं आपसे कहूँ तो मैं इसमें भी केवल केमिस्ट्री का पोर्शन पढ़ाऊंगा। जो फिजिक्स वाला पोर्शन होता है बच्चों, वो हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। फिजिक्स में हम देखा जाए तो हम लोगों ने 4 चैप्टर्स थर्मोडायनामिक्स में डिवाइड करे हैं। एक है थर्मोमेट्री, कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपांशन है, फिर ट्रांसमिशन ऑफ हीट है, फिर थर्मोडायनामिकल प्रोसेसेस है, और लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। तो इन चैप्टर्स में हम लोगों ने बांटा। हम जितना भी फिजिक्स से रिलेटेड पार्ट है बच्चों वो फिजिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग बेसिकली बात करेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड। अब ये चैप्टर बेसिकली किस बारे में डील करता है मैं बताता हूँ। देखिए ये चैप्टर बच्चों हमको बेसिकली बताएगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ही जो है वो हीट इवॉल्व हो रही है कि एब्जॉर्ब हो रही है। देखिए आप जानते हैं कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कभी कभी केमिकल रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, कभी कभी हीट एब्जॉर्ब होती है। शायद आप ये भी जानते होंगे कि जिनमें हीट इवॉल्व होती है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, जिनमें एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये चैप्टर बेसिकली बच्चों ये बताता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में कितनी हीट इवॉल्व हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है, इस बारे में बताएगा। और इवन हमें कई बार ये भी बताएगा ये चैप्टर कि कभी कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस अपने आप होती है या नहीं होती है। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या, जो चीज़ें अपने आप होती है, जैसे पानी अपने आप से ऊपर से नीचे आता है ना। हीट हमेशा अपने आप से हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो होती है। तो ये होती है वो प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस होती है। तो ये चैप्टर जो होता है बेसिकली बच्चों ये हमें बताएगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हाउ मच हीट इज इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड। एक बात तो हमें ये बताएगा, और दूसरी बात ये बताएगा रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में, कोई रिएक्शन हो भी सकती है कि नहीं हो सकती। तो इन 2 बातों के बारे में हमको मालूम पड़ेगा बच्चों। लेकिन यहाँ पर हम काफ़ी कुछ जानेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें होंगी जो हम यहाँ पर नहीं जान पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है या कितनी स्लो हो रही है। ये चैप्टर उस बारे में आपको कुछ भी नहीं बताएगा कि कोई रिएक्शन कितनी फास्ट है या कितनी स्लो है। ये बताएगा कि कोई रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि कोई रिएक्शन कितनी फास्ट है या कितनी स्लो है। तो इस बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं मिलेगी। और दूसरी बात यहाँ पर अगर कही जाए तो केमिकल एनर्जेटिक्स को स्टडी करना तभी हमारे लोगों के लिए बेनिफिशियल रहता है बच्चों जब हम मैक्रोस्कोपिक बातें करें, जब हम बल्क में मास के बारे में बात करें। अगर हम 1-2 मॉलिक्यूल, 2-4-5 मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। हमें यहाँ पर जो बात करनी होगी वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करनी होगी। मतलब हम तब बात करेंगे जब जो मास है वो मैक्रोस्कोपिक हो, बल्क में मास हमारे पास पड़ा, बल्क में कंपाउंड हमारे पास पड़े हो। अगर थोड़े बहुत कंपाउंड पड़े होंगे तो फिर ये चैप्टर स्टडी करना किसी हालत में फ़ायदेमंद नहीं है। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं किसी रिएक्शन में कितनी हीट इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, कोई रिएक्शन हो पाती है नहीं हो पाती है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी 2 लिमिटेशन जो मेरे जहन में आ रही है इस समय। ये हमें कोई रिएक्शन कितनी फास्ट है या कितनी स्लो है उस बारे में कोई जानकारी नहीं देता। और दूसरी बात ये हमें इस बारे में भी जानकारी नहीं देगा कि अगर हमने मास को कम लिया, अगर बल्क में मास लेंगे तब तो वेल एंड गुड, सब कुछ सुभान अल्लाह। लेकिन अगर बल्क में मास नहीं है तो फिर हमें मज़ा नहीं आएगा।